इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वीडियो के बाद आपको और कहीं जाके देखने का जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है। Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'll be taking up your ISC Class 12 Economics' fourth chapter, which is elasticity of demand. ठीक है, so sit back, relax, take out a copy and a pen and note down each and every keyword which will be uttered over here. मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आपको और कहीं जाके देखने का जरूरत नहीं है, एंड परहैप्स दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहां से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है. सो वंस आई फिनिश with the conceptual part of this chapter, maybe later on in the next part या कभी लाइव सेशन में हम लोग पूरा एक डेडिकेटेड न्यूमेरिकल का सेशन भी उठाएंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ to begin with this chapter, first thing first that you need to bear in mind is how elasticity of demand is different from chapter 2 that you have studied, which is theory of demand. Theory of demand based था qualitative behavior के ऊपर. मैं ये लिख देना चाहूंगा that theory of demand, put a hashtag for your sake of remembrance. Theory of demand was based on the qualitative approach या behavior to the concept of demand, जहां पे theory of demand में आपने सीखा प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है, इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड के केस में डिमांड बढ़ जाता है, इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड में डिमांड कम हो जाता है, इनकम बढ़ने से इनएक्सपेंसिव गुड में आफ्टर पॉइंट इन टाइम डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड. सो आपने बिहेवियरल एस्पेक्ट के बारे में सीखा दैट हाउ डज क्वांटिटी डिमांडेड react to perhaps different kind of determinants, different kind of factors which are affecting your demand. Elasticity of demand in particular is going to deal with the quantitative aspect of demand. ठीक है, elasticity of demand in particular is going to deal with the quantitative approach to demand, जो कि आपको बताएगा by how much, कितना से. थ्योरी ऑफ डिमांड आपको सिखाया, थ्योरी ऑफ डिमांड आपको सिखाया व्हाट के बारे में, कि क्या होता है डिमांड का, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू टीच यू अबाउट बाय हाउ मच, कितना से डिमांड चेंज होगा इफ देयर इज अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर व्हिच इज अफेक्टिंग योर डिमांड फॉर अ कमोडिटी. आई होप आई एम क्लियर इतना. नाउ कमिंग टू द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मैं मीनिंग बता देना चाहूंगा दैट व्हेनेवर यू हियर द वर्ड इलास्टिसिटी या इलास्टिक, इसका मतलब हो गया, आपने क्या कभी रबर बैंड देखा है? देखो मेरे पास यहाँ एक रबर बैंड है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं एक रबर बैंड, ये आपका इलास्टिक है. ठीक है, इलास्टिक रबर बैंड है. सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूं इस रबर बैंड पे, तो ये कैसे एक्सपैंड हो रहा है, और मैं अगर इसके ऊपर से फोर्स हटाता हूं तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट? मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा ये उतना ज्यादा एक्सपैंड होगा, और मैं जितना कम फोर्स लगाऊंगा ये उतना कम एक्सपैंड होगा. कहने का मतलब हुआ elasticity is going to tell us about, elasticity is going to, one second, let me use a different color. Elasticity is going to tell us about responsiveness. ठीक है, responsiveness. And what is the meaning of responsiveness? Responsiveness का मतलब हुआ change, बदलाव. किसमें चेंज? क्वांटिटी डिमांडेड में, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो किसमें चेंज आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा इन रिस्पॉन्स टू, ऑफ कोर्स कुछ चेंज होगा तो उसके वजह से डिमांड में चेंज आएगा, तो वो जो चेंज होगा वो डिमांड का फैक्टर होगा जो उसको अफेक्ट कर रहा होगा. एंड दैट इज व्हाई द कीवर्ड that goes for elasticity of demand is that elasticity of demand measures the degree of responsiveness. अब ये यहां डिग्री का मतलब क्या हो गया? डिग्री का मतलब हो गया एक्सटेंट, एक्सटेंट या प्रपोर्शन. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं यू हैव 101 डिग्री फीवर, वो 101 डिग्री का मतलब क्या हुआ? प्रपोर्शन, उतना एक्सटेंट से आपको बुखार है. सो इलास्टिसिटी इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, जहां रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या हुआ, क्या बताया मैंने आपको? रिस्पॉन्सिवनेस मींस चेंज, बदलाव. ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मींस चेंज. किसमें चेंज आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड में. चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी, of the quantity demanded, किसके वजह से? ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट मतलब कोई भी फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा हो, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है. What are the factors which can affect demand? There are
primarily multiple factors which can affect demand. हमने करीब करीब 11 या 12 फैक्टर पढ़ा है in chapter 2 about the determinants of demand. So do we have to deal with all 12 kinds of determinant that are going to affect demand here in elasticity? The answer is no. We are going to primarily deal with 3 kinds of factor which affects demand. ठीक है, which is price of the commodity, income of the consumer, and third is price of related commodity. ठीक है, we are going to primarily deal with 3 kinds of factor which affects the demand for a commodity, which is price, income and price of related commodity. इसकी वजह से हमारा elasticity of demand भी 3 कैटेगरी का बन जाएगा, 3 टाइप का बन जाएगा. आइए देखते हैं उसको. Types of elasticity of demand. In the first category we have price elasticity of demand. अच्छा, कीवर्ड जो है वो एकदम आपका कांस्टेंट रहेगा. Degree of responsiveness is common to all kinds of elasticity. चाहे प्राइस इलास्टिसिटी हो, चाहे इनकम इलास्टिसिटी हो, चाहे क्रॉस इलास्टिसिटी हो. ये जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, इसको हम लोग क्या पढ़े थे डिमांड में? क्रॉस डिमांड के नाम से पढ़े थे, राइट? सो इसीलिए वी विल हैव क्रॉस इलास्टिसिटी. ठीक है, चाहे प्राइस हो, चाहे इनकम हो, चाहे क्रॉस हो, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज कॉमन टू ऑल. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताएगा? इट विल टेल अस अबाउट द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. इट मींस द एक्सटेंट टू व्हिच डिमांड इज गोइंग टू चेंज in response to change in price of the own commodity. अगर प्रोडक्ट का खुद का दाम चेंज हुआ तो उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंजेस आएगा वो हमें प्राइस इलास्टिसिटी बताएगा. ठीक है, आप यहां पे पढ़ सकते हैं. सो इट इज गोइंग टू टेल अस हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड विल चेंज व्हेन द प्राइस चेंजेस. When the price changes. अच्छा, ये क्या लिखा है? ये सब फॉर्मूला हम लोग इस पे बाद में आते हैं, चर्चा करते हैं जब मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अभी के लिए आप खाली मीनिंग समझो. सेकंड इज योर इनकम इलास्टिसिटी. अगेन इनकम इलास्टिसिटी क्या बताएगा? इनकम इलास्टिसिटी बताएगा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी बताएगा इन रिस्पॉन्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इनकम इलास्टिसिटी बताएगा इन रिस्पॉन्स टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? आप देख पा रहे हैं, ई वाई से दिखाते हैं, जबकि प्राइस इलास्टिसिटी को ईपी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा. सो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस व्हेन इनकम चेंजेस. ठीक है, जब कंज्यूमर का इनकम चेंज होगा, वो हो गया आपका इनकम इलास्टिसिटी. एंड तीसरा है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी. क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बताता है? क्रॉस डिमांड क्या बताता है? व्हेन डिमांड फॉर अ गुड इज अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, राइट? क्रॉस डिमांड में आपने क्या पढ़ा था? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज अफेक्टेड बाय प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वो क्रॉस डिमांड था. सो क्रॉस इलास्टिसिटी बताएगा कि अगर कोई रिलेटेड गुड का यानी कोई ऑल्टरनेटिव गुड का प्राइस चेंज हुआ, then how is it going to impact the quantity demanded for this particular commodity? अगर कोक का प्राइस चेंज हुआ, how is it going to impact the quantity demanded for Pepsi in quantitative terms, not qualitative. Qualitative तो हम लोग करके आ चुके हैं that there is a direct relationship between price and quantity demanded for substitute good. बट यहाँ क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम लोग डिस्कस करेगा कि कितना से होगा. ठीक है, सिमिलरली देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ कार, by how much is it going to affect the quantity demanded for petroleum over here? That is your cross elasticity. So cross elasticity बताएगा कि how much the demand for one commodity, one good say Y, when there is a changes, one good changes when there is a change in price of the another good say X. इसीलिए X and Y के terms में elasticity को represent किया जाता है यहाँ पे. ठीक है, आप इसको EXY बोल सकते हो या EPXY इस तरीके से भी लिख सकते हो, both are acceptable. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस. अच्छा, ये सिलेबस में नहीं है, अगर ये आपको रीड करना है तो आप जस्ट रीड कर सकते हो. सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉट देयर इन द सिलेबस, इट इज आउट ऑफ सिलेबस. यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड कि किस लिए होता है. कमिंग टू डिग्री. नाउ डिग्री में जाने से पहले यहां दिया हुआ नहीं है, एक सेकंड मैं चेक कर लू. या डिग्रीज में जाने से पहले हमें समझना है हाउ डू वी मेजर the elasticity of demand. Since elasticity of demand is a quantitative approach, तो इस quantitative approach को measurement करना भी आना चाहिए, right? So measure करने के लिए दो तरीका है elasticity of demand का. Since elasticity of demand is going to help us or tell us about how sensitive the consumer are to the price बोलो या how sensitive consumer are to the income change, or how sensitive are they towards the change in price of RG, that is related good, बोल के उसको measure करना आना चाहिए. Let us understand the main methods which is used to measure elasticity. Now elasticity can be measured in two senses. देखिए, पहला है if we want to measure the elasticity,
जस्ट 1 सेकेंड। यहां हम लोग क्या लिखते हैं, यहां हम लोग लिखते हैं प्राइस, यहां लिखते हैं क्वांटिटी, यहां लिखते हैं प्राइस, यहां लिखते हैं क्वांटिटी। एक्स एक्सिस ओरिजिन, y axis, x axis origin, y axis, never forget to do the labeling, otherwise आपका marks deduct हो जाएगा, ठीक है। Supposedly if I want to calculate elasticity of this particular point, मेरे को एकदम इसी point का elasticity जानना है, तब मैं कौन सा method use करूंगा? So when we want to calculate the elasticity for a particular point, in that case we make use of the method called geometric, ठीक है। In that case we have a geometric slash, इसको point method भी बुलाते हैं। When we want to calculate the elasticity of a particular point, in that case we make use of geometric or point method. Now ये मेथड कब इस्तेमाल किया जाता है? When do we make use of this method? मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस पॉइंट का कोई बिगिनिंग या कोई एंड आपको समझ आ रहा है कि ये कहां से शुरू हो रहा है, कहां एंड हो जा रहा है? नहीं आ रहा है ना। दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज नीदर अ बिगिनिंग नॉर एन एंड। इन अदर वर्ड्स, यहां जो चेंजेस है वो चेंजेस बहुत ज्यादा छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल एंड इट इज नॉट ट्रेसेबल प्रॉपरली। इसीलिए इसको हम लोग बोलता है व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइटली, ठीक है, when there is an infinitely small changes, then we make use of this method. When there is an infinitely small change in the price or quantity demanded, then we make use of this method. And then we have, अगर मान लीजिए मैं आपको दो पॉइंट दे दूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का इलास्टिसिटी आपको बताना है। सो वी हैव द बिगिनिंग पॉइंट ए एंड वी हैव द एंडिंग पॉइंट बी। सो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा एक कर्व बन जाता है। इस कर्व को हम लोग बोलते हैं आर्क, ठीक है, दिस इज रिगार्डेड एज एन आर्क। सो इसको हम लोग बोलेंगे आर्क इलास्टिसिटी। एंड सिंस इट हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड, इसका मतलब जो यहां का डिस्टेंस हो गया वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है। फाइनाइट मींस इट हैज अ बिगिनिंग एज वेल एज एंड। So when we want to measure the elasticity for a finite range, range का मतलब हो गया finite distance, ठीक है। When we want to measure the elasticity for a finite range or a finite distance, then we make use of the arc method. जहां पे arc method को it is regarded as arc method, जहां पे arc method में हम लोग elasticity निकाल सकते हैं दो तरीका से। Either we can go by a percentage method, ठीक है, either we can go by a percentage method or we can go by a total expenditure method. So in total, we have three methods of measuring elasticity of demand: geometric method, percentage method, and total expenditure method. यही यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, that for measuring elasticity of demand, we have three methods altogether. One is your percentage method, other is your total expenditure method, also regarded as, इसका दूसरा नाम भी है outlay method भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको outlay method भी बोलते हैं. Third we have point method or geometric method. So there are three methods of measuring elasticity of demand. अब आगे बढ़ते, सबसे पहले शुरू करते हैं परसेंटेज मेथड के साथ. नाउ व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी थ्रू परसेंटेज मेथड, वी हैव टू कंसीडर द रेशियो. रेशियो इज योर कीवर्ड, ठीक है. वी आर गोइंग टू टेक द फ्रैक्शन. रेशियो, किस चीज का रेशियो? रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर जो वो उसको अफेक्ट कर रहा है. सो हियर इज योर फॉर्मूला दैट इलास्टिसिटी इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by percentage change in price. So for measuring the elasticity through percentage method, we consider the ratio of the percentage change in quantity demanded. Ratio of the percentage change in quantity demanded is to percentage change in price. Is to percentage change in price. And now ये price की जगह income भी आ सकता है. अगर आप income लगा दोगे तो वो income elasticity आपको दे देगा. And अगर आप यहाँ पे price of related good लगा दोगे, then it is going to give you your cross elasticity. इसीलिए देखिए वहां क्या लिखा हुआ था जब हम लोग कर रहे थे अभी. Wait, let me show you. Let me show you. Here you go. Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income for calculating income elasticity through percentage method. And for cross elasticity, it is percentage change in quantity demanded for Y commodity divided by percentage change in price of another, say X commodity. ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉस इलास्टिसिटी को मेजर करने का थ्रू परसेंटेज मेथड. आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ ये जो परसेंटेज मेथड है, दिस कैन बी ब्रोकन डाउन, this percentage method can be broken down into proportionate method. ठीक है, percentage method, this percentage method that you're seeing, it can be converted, it can be converted into proportionate method. कैसे? हम लोगों को कोई भी चीज का अगर percentage change निकालना हो, this
is your sign of delta, and this delta means change. हमें कोई भी चीज का अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट इट बाय एज चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100. ठीक है, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100. इसीलिए आप देखिए कि इसको जो है हम लोग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं. कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? दैट ईपी इज इक्वल टू, ये जो ऊपर वाला हिस्सा हुआ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए, इसको हम लोग क्या लिख सकता है? इसको हम लोग लिख सकता है एज चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100. ये कर सकते हैं. होल डिवाइडेड बाय ये जो नीचे का हिस्सा हुआ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन प्राइस डेल्टा पी बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100. राइट, चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100. यहां 100 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? कैंसिल होने के बाद बचेगा चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्राइस बाय चेंज इन प्राइस. ये आ गया फॉर्मूला. अब बहुत सारे लोग इसको ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, यानी इसको इधर कर दिया इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी. वही चीज आपका यहां पे मैंने लिखा है, दैट डेल्टा क्यू बाय क्यू इनटू प्राइस बाय डेल्टा प्राइस. दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट मेथड. ठीक है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट वी कंसीडर चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100. इतना आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा, आई होप. नेक्स्ट आते हैं हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर. नाउ while we want to calculate the elasticity through expenditure method, अच्छा बिफोर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में जाए या ज्योमेट्रिक मेथड में जाए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने कैटेगरीज ऑफ इलास्टिसिटी है, यानी इलास्टिसिटी का डिग्रीज क्या हो सकता है, कितने कितने प्रपोर्शन से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस देखा जा सकता है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस. हमारा सिलेबस का मेन जो एरिया है, फोकस एरिया है, दैट इज ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो उसी के ऊपर हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका डिग्रीज के साथ. There you go, degrees of price elasticity of demand. As I said, डिग्री आपको क्या बताएगा? डिग्रीज आपको बताएगा एक्सटेंट, राइट. डिग्री आपको बताएगा एक्सटेंट या फिर प्रपोर्शन, कि कितना प्रपोर्शन से डिमांड चेंज हो रहा है. देखिए, डिग्री को जो है ना आपका मेनली दो कैटेगरी में तोड़ा जाता है. डिग्रीज को मेनली दो कैटेगरी में तोड़ा जाता है. दैट ईदर योर डिमांड कैन बी इलास्टिक, ठीक है, देयर कुड बी एन इलास्टिक डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. एंड जैसे ही आप वर्ड इलास्टिक देखते हो, इलास्टिक का मतलब हो गया प्राइस सेंसिटिव, या आप चेंज भी बोल सकते हो इसको, कि क्या क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करेगा? हाँ, चेंज करेगा इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस. ठीक है, या तो फिर प्रोडक्ट के लिए डिमांड हो सकता है इन इलास्टिक, देयर कुड बी एन इन इलास्टिक डिमांड. Inelastic demand का मतलब हुआ that consumers are not very much price sensitive. So I will write price insensitive. Price insensitive का मतलब हुआ that consumer will not be bothered much by the change in price of the commodity. अब now this elastic or inelastic can be further broken down into two subcategories. ठीक है, broken down into further two subcategories, कि कितना elastic या कितना inelastic. So either it could be perfectly elastic, either your demand could be perfectly elastic, or it could be relatively elastic. Relatively का मतलब होता है comparatively, in comparison to, or it could be perfectly inelastic, यानी absolutely insensitive, or it could be relatively inelastic. And in सब के बीच में there is another category which is regarded as unitary elastic. So in total there are 5 degrees of price elasticity: perfectly elastic, relatively elastic, unitary elastic, perfectly inelastic and relatively inelastic. ठीक है, क्लियर. अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके डिकोड करना. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. नाउ परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो व्हाट डज द वर्ड परफेक्टली रिप्रेजेंट ओवर हियर? परफेक्टली रिप्रेजेंट्स कंप्लीटली. And what is completely? पूरा पूरी. And elastic का मतलब क्या हो गया? Sensitive. Sensitive to what? Sensitive to price. That means consumers are completely sensitive to price. It means that at many times consumer are habituated to one particular price. एक ही दाम से इतना habit हो जाता है कि अगर वो price थोड़ा सा भी बढ़ गया, थोड़ा सा भी, consumers कुछ नहीं खरीदेगा. जैसे कि मान लीजिए आप लेस का चिप्स का पैकेट ले लीजिए. You all are used to purchasing the लेस का पैकेट का चिप्स for rupees 10,
5, 20 रिस्पेक्टिवली, एंड 25 एंड 35 एंड 50 अभी ये सब नया रेंज आ गया भाई। हमारे जमाने में तो 5 रुपए का लेस का पैकेट आता था, 10 का आता था और 20 का आता था, एंड वी आर टिल डेट वी आर यूज्ड टू दैट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। अब वो 5 रुपए का लेस का पैकेट को कोई अगर 7 रुपए कर देगा, 10 को 12 कर देगा या 20 को 22 कर देगा, एज कंज्यूमर्स थोड़ा सा इनकन्वीनियंट फील होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज फॉर इयर्स वी हैव बीन हैबिचुएटेड टू दैट पर्टिकुलर प्राइस। सो इन दैट केस वी विल बिकम एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू प्राइस कि भैया इसी दाम में दे दो, हम इसी दाम में दे दो, दाम मत बढ़ाओ। सो एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप बोलोगे जितना खरीदना है उतना खरीद लेंगे, अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ गया तो कुछ नहीं खरीदेंगे। That is perfectly elastic. So consumers are prepared to buy, ready to buy everything at one particular price. कितना अमाउंट? इनफाइनाइट अमाउंट। जितना बोलेगा उतना अमाउंट खरीद लेंगे, बट अगर प्राइस थोड़ा भी बढ़ा तो कुछ नहीं खरीदेंगे। दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। A tiny change in price causes an infinite change in quantity demand because consumers are prepared to buy everything at one specific price. एक पर्टिकुलर दाम पे लेने के लिए सब कुछ तैयार है, अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ गया तो हम लोग कुछ भी नहीं लेगा। इसको जब हम लोग प्लॉट करेगा, क्या यहां प्राइस चेंज होगा? अगर मैं स्केड्यूल के तौर पे आपको बताऊं, प्राइस आप मान लीजिए 10 रुपी 10 रुपी 10 रुपी, क्वांटिटी आप ले लो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, जितना बोलोगे इनफाइनाइट तक उतना ले लेंगे, उतना ले लेंगे। लेकिन अगर प्राइस थोड़ा भी बढ़ा तो कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। सो इसको जब हम लोग प्लॉट करते हैं ना, व्हेन वी विल प्लॉट दिस ऑन द डायग्राम, लेट मी मेक अ डायग्राम। y axis origin, x axis quantity, here comes your price। प्राइस कितना है? 10, एंड क्वांटिटी 1 2 3 4 5, जितना आप बोलोगे इस 10 रुपीज पे उतना हम लोग खरीद लेंगे, बट वी आर गोइंग टू बाय नथिंग एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। सो consumers will purchase everything at this particular price, this one particular price, but nothing at a slightly higher price. So in that case जो हमारा elasticity आएगा वो ऐसा horizontal आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेगा हम लोग? horizontal straight line parallel to y axis, ठीक है। horizontal straight line parallel to y axis, this is your perfectly elastic demand। एंड यहाँ elasticity का वैल्यू क्या आएगा? elasticity का वैल्यू आ जाएगा infinity। अच्छा, ये infinity आया कैसे? हम लोग elasticity कैसे निकालते हैं? how do we calculate elasticity? क्या सीखा आपने? elasticity is change in quantity by change in price करके, राइट? change in quantity by change in price। क्या यहाँ quantity change हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। क्या यहाँ प्राइस चेंज हो रहा है? प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की तरफ। लाइक मतलब जो सेम सेम है थोड़ा बहुत, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरा कैटेगरी पे। नाउ परफेक्टली का मतलब आप समझ गए। व्हाट इज परफेक्टली? परफेक्टली इज कंप्लीटली, perfectly is completely, and what is inelastic? Unchanged। क्या अनचेंज रहेगा? क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेन अनचेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। मतलब ये कौन से कैटेगरी में होता है? ये होता है आपका एसेंशियल मेडिसिन। सिर्फ मेडिसिन इज द ओनली कैटेगरी, medicine is the only category which has a perfectly inelastic demand। Why? Because this necessity is indispensable, indispensable necessity है medicine, ठीक है। indispensable necessity है। and what is the meaning of indispensable? Indispensable means which cannot be avoided, indispensable means unavoidable। मेडिसिन इज द ओनली थिंग जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाटसोएवर द प्राइस इज। प्राइस चाहे बढ़ रहा है, प्राइस चाहे घट रहा है, इट डजंट मैटर। प्राइस मान लीजिए अगर 10 था 20 हो जाए, 5 हो जाए, आई मीन 5 है 10 है 20 कुछ भी हो जाए, क्वांटिटी अगर डॉक्टर ने बोला है 2 टैबलेट लेना है तो लेना ही है। क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज्ड ओवर हियर, क्वांटिटी विल नॉट चेंज ओवर हियर, ठीक है। सो क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर हाउ मच द प्राइस चेंजेस। दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सो अगर इसका डायग्राम का बात करें, इसका अगर डायग्राम का बात करें, y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस क्वांटिटी, यहां मैं लिखूंगा प्राइस। कैसा बनेगा इसका ग्राफ? प्राइस 5 है, 10 है, 15 है, डजंट मैटर। अगर डॉक्टर ने बोला है 2 यूनिट तो 2 यूनिट लेना ही है। 5 पे भी इट इज 2 यूनिट, 10 पे भी इट इज 2 यूनिट एंड 15 पे भी इट इज 2 यूनिट। यानी इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट अ कर्व लाइक दिस, ठीक है।
we will get a curve like this. And what is the value of elasticity? Value of elasticity is 0. कैसे आ रहा है 0? elasticity कैसे निकालते हैं? EP is equal to change in quantity by change in price. चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस. क्या यहाँ क्वांटिटी चेंज हो रहा है? नहीं, जीरो. क्या यहाँ प्राइस चेंज हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है. जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो. ठीक है, जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो. एंड what is the shape of your demand curve? The shape of your demand curve is vertical straight line which is parallel to y axis. ठीक है, it is vertical straight line parallel to y axis. Vertical straight line parallel to y-axis. I hope that is clear. This is perfectly inelastic. Coming to unitary. Unitary का मतलब क्या होता है? Unit means one, right? And fraction में one कब आता है? अगर हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करें, इसका वैल्यू वन कब आएगा? इसका वैल्यू वन तब आएगा व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर. डू यू ऑल अग्री विथ मी ऑन दिस? यस, यू ऑल वुड. अगर फ्रैक्शन करें, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करें, तो वैल्यू वन कब आएगा? when the numerator is equal to denominator. In other words, unitary elastic क्या बताता है? Equality, equal change. किसका equal change? Quantity demanded का equal change in response to price. So if there is a 20% change in price, मान लीजिए if there is a 20% rise in price, the demand will drop by 20% itself. It's a rare case. It's a rare case. ऐसा कोई product नहीं जिसमें unitary elastic देखने मिलता हो. ठीक है. So over here your percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in प्राइस. ठीक है. सो इसको अगर हम लोग प्लॉट करें या ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा? वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस क्वांटिटी, प्राइस. आप मान लीजिए आप यहां पे थे 10 10 20 20. ठीक है, सेम एकदम लेना है. सो व्हेन द प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 20 यूनिट. ठीक है, क्वांटिटी इज 20 यूनिट. एंड व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टू 20, क्वांटिटी ड्रॉप्स टू 10 यूनिट. मतलब प्राइस अगर 10 से बढ़ाए, द चेंज इन प्राइस इज बाय 10, क्वांटिटी इज आल्सो चेंजिंग बाय 10. सो इन दैट केस जब हम लोग इसको ज्वाइन करेगा तो कुछ इस टाइप का आपका कर्व आएगा. एंड सिंस दिस कर्व अप्रोचेस बोथ द एक्सिस, ये दोनों एक्सिस के पास जाता है बोल के. अच्छा, आप इसको स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं या आप इसको इस तरीके से कर्व शेप भी बना सकते हैं. मैं बना दे रहा हूं. ठीक है, और यू कैन मेक दिस इन अ कर्व्ड shape like this, but usually लोग curve shape ही बनाते हैं. That is why unitary elastic demand is regarded as rectangular hyperbola. Now what is a rectangular hyperbola curve? Rectangular hyperbola curve means कि अगर आप इस अंदर के रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे ना, इसका एरिया निकालोगे वर्सेस इसका अगर एरिया निकालोगे तो दोनों का एरिया एकदम सेम आएगा. ठीक है, दोनों का ही एरिया एकदम सेम आएगा. एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वेयर योर द वैल्यू फॉर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. EP इज इक्वल टू 1. आई होप आई एम क्लियर. इतना समझ में आया? प्लीज याद रखिएगा दैट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब हम लोग बोल रहे हैं ना, तब इन दैट केस इलास्टिसिटी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इलास्टिसिटी एक कर्व्ड फिगर रहता है. ठीक है, सो कोशिश करिएगा कर्व बनाने का, बट इवन इफ यू मेक द स्ट्रेट लाइन दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, सो इलास्टिसिटी ओवर हियर इज rectangular hyperbola. Hyperbola is a curve which approaches both the axes. चलिए आगे बढ़ते हैं. Coming to relatively elastic. Relatively elastic, relatively का मतलब होता है comparatively. Relatively means comparatively. यानी थोड़ा ज्यादा इलास्टिक, थोड़ा ज्यादा चेंज. किसका ज्यादा चेंज? डिमांड का ज्यादा चेंज इन कंपैरिजन टू प्राइस. सो बेसिकली रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्ड बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू प्राइस. थोड़ा भी अगर प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा. मतलब अगर बढ़ गया तो डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा. एंड थोड़ा भी अगर डिस्काउंट लगाएगा प्रोड्यूसर्स या शॉपकीपर्स आपका, if the prices are reduced slightly a little bit, your demand is going to increase drastically. That is your relatively elastic demand. So over here a small change in price leads to a large change in quantity demanded. ठीक है, so in other words over here the change in quantity is more than change in price. उसको हम लोग बोलेगा relatively elastic demand. कैसा बनेगा डायग्राम का अगर बात करें तो? Y axis origin, x axis quantity, price. अब मान लीजिए 10 12.
प्राइस 10 से 12 हुआ, यहाँ क्वांटिटी 10 से सीधा 20 पे चला गया, ठीक है। सो व्हेन द प्राइस वाज 10, क्वांटिटी डिमांडेड वाज 20, व्हेन द प्राइस इंक्रीज टू 12, क्वांटिटी डिमांडेड ड्रॉप्ड टू 10. सो क्या आप देख पा रहे हैं दैट चेंज इन क्वांटिटी इज वे मच मोर दैन चेंज इन प्राइस? कैन यू सी दिस दैट क्वांटिटी का चेंज इज मोर दैन प्राइस का चेंज? एंड इसको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें हमारा डिमांड कर्व मिल जाएगा, ठीक है। वील गेट अ डिमांड कर्व लाइक दिस व्हिच इज फ्लैटर. इसको हम लोग फ्लैटर डिमांड कर्व बोलता है, ठीक है। दिस इज रिगार्डेड एज योर फ्लैटर डिमांड कर्व, फ्लैटर दैन यूनिटरी इलास्टिक, फ्लैटर दैन यूनिटरी इलास्टिक. ये कौन से गुड्स में आपको देखने मिलेगा? विच कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट हैज रिलेटिवली इलास्टिक? यू विल गेट टू सी इन केस ऑफ लग्जरी. अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, लग्जरी के केस में आपको देखने मिलेगा रिलेटिवली इलास्टिक. क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा भी प्राइस बढ़ा, लग्जरी इज नॉट लाइक अ नेसेसिटी, हम लोग उसका डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, वी कैन बाय इट लेटर. सो राइट नाउ इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग फॉर लग्जरी, मे बी आई प्लान टू परचेज इट लेटर. एंड इफ राइट नाउ देयर इज अ डिस्काउंट ऑन द लग्जूरियस प्रोडक्ट, आई थिंक पूरा भीड़ लग जाएगा उसको परचेज करने के लिए. सो लग्जरी गुड हैज योर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. एंड लास्ट कैटेगरी बचता है रिलेटिवली इनइलास्टिक. रिलेटिवली का मतलब हो गया कंपैरेटिवली, यानी इन कंपैरिजन टू. एंड इनइलास्टिक का मतलब हो गया इनसेंसिटिव टू प्राइस. मतलब यहाँ पे कंज्यूमर्स आर कंपैरेटिवली यूनिटरी इलास्टिक के हिसाब से थोड़े कम सेंसिटिव है, मतलब 1 से कम का चेंज आएगा, ठीक है। कहने का मतलब हुआ दैट व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये किस केस में देखा जाएगा? नेसेसिटी. नाउ प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक, इंडिस्पेंसिबल नेसेसिटीज होता है एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल, अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं. एंड नेसेसिटी ऐसा है कि अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है नेसेसिटी का, या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिमांड कैन ड्रॉप स्लाइटली, थोड़ा सा डिमांड कम हो सकता है, बट नॉट drastically, not very much change. So in other words, over here your change in quantity will be less than change in price. ठीक है, change in quantity will be less than change in price. And अगर ग्राफ का बात करें, डायग्राम कैसा बनेगा? So diagram will be, one second. Y axis origin, x axis quantity, price. मान लीजिए if price 10 से 20 हो जा रहा है, then quantity 10 से at the max 8 हो गया. So there is a less change in the quantity. So when the price is 10, quantity is 10 unit. ठीक है, when the price is 10, quantity is 10 unit. And when the price increases to 20, when the price increases to 20, quantity demanded drops to 8 unit. So this is my locus and this is my locus. Yeah. So these two are my locus. If we join it, we'll get a curve something like this. Okay, we'll get a curve something like this. In other words, the demand curve over here is steeper. Unitary elastic से ज़्यादा steep है. And unitary elastic से steep होने की वजह से your value for elasticity will be less than 1. It will be less than 1. And in case of relatively elastic, it will be greater than 1. ठीक है? I hope that is clear. इतना आपको समझ में आ गया. Degrees of elasticity. Here is the summary table. आप देख सकते हैं. And if you want to download these PPT, if you want to download this PPT or this notes for your studies, you need to download my application. If you are an Android user, it is Aryan Tutorial. Free study material section से आपको मिल जाएगा. And if you are an iOS user, then you need to download Class Plus application, followed by my organization code, which needs to be punched in. And what is my organization code? My organization code is PLYMMV. ठीक है, this is my ORG code. ऑर्गेनाइजेशन कोड है, इसको आप डालिए और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए एंड फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आपको ये वहां पे पीपीटी मिल जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड इट फॉर योर स्टडीज. चलिए कमिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. नाउ परसेंटेज मेथड कैसे करते हैं हमने सीख लिया, डिग्रीज कितने प्रकार के हैं हमने सीख लिया. अब हमें इजी हो जाएगा, आसानी होगा समझने में कि हाउ डू वी कैलकुलेट इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड व्हाट डू वी कंसीडर? वी कंसीडर द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस. मतलब अगर प्राइस में चेंजेस आया तो उसकी वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंजेस आया, क्या टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, क्या टोटल एक्सपेंडिचर घटा, या टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज रहा. ठीक है,
First of all, how do we calculate total expenditure? We calculate total expenditure by multiplying price with your quantity. So price into quantity is your total expenditure. ठीक है, price into quantity करने से आपका total expenditure आ जाएगा. अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि प्राइस और एक्सपेंडिचर में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो लोग. जैसे कि मैं बॉक्स अप कर देना चाहूंगा. लेट मी बॉक्स अप. आप क्या करिएगा, आप प्राइस लीजिएगा और लिखते जाइएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ये आप कर लोगे, उल्टा लिख देना प्राइस को. एंड क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग जानते हैं इनवर्स रिलेशन होता है. सो 1 से स्टार्ट करके ठीक प्राइस का इनवर्स लिखेगा. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, उसके बाद आप प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना जिससे कि आपको आपका टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाए. सो मल्टीप्लाई प्राइस इनटू क्वांटिटी एंड देन वी हैव टू ऑब्जर्व. एंड ऑब्जर्वेशन करने के लिए मैं क्या करता हूं, लेट मी 10 से लेके यहां तक अलग सिनेरियो है. उसके बाद 6 एंड 5 पे अलग सिनेरियो है. एंड देन उसके बाद यहां से लेके नीचे तक का अलग सिनेरियो है. ठीक है, ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए. क्या ऑब्जर्वेशन करना है, दैट व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग, ये नीचे जब उतर रहा है, when the price is decreasing 10 9 8 7, what is happening to expenditure? Expenditure is increasing. So with the fall in price, if expenditure increases, and ये अगर उल्टा चला, with the rise in price if expenditure decreases, यानी if there is an inverse relation between price and expenditure, we can conclude that elasticity of demand हो जाएगा आपका greater than 1. ठीक है, greater than 1. मैं ग्राफ का भी तैयारी करता हूं यहाँ पे. y axis origin, x axis में हम लोग दिखाएंगे एक्सपेंडिचर एंड y axis में दिखाएंगे प्राइस. एंड बाय द वे आपको तो पता ही होगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा डिमांड चैप्टर पढ़ के कि इनवर्स रिलेशन का ग्राफ कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. सो कर्व कैसा होगा आपका यहाँ पे, कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, दिस इज फॉर इनवर्स रिलेशन. कमिंग टू नेक्स्ट वन इज अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सिक्स्थ और फिफ्थ को देखिए, प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट. एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट and even with the fall in price still your expenditure is constant. So if there is no change in expenditure, if your expenditure does not change, in that case हमारा जो elasticity होगा वो equal to 1 होगा. तो ये कैसा हो गया, constant का ग्राफ आप लोग जानते हैं that it is a vertical straight line. इस तरीके से constant हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया इनवर्स का, ये हो गया आपका कांस्टेंट का ग्राफ. ठीक है, दिस इज फॉर योर कांस्टेंट. एंड लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, यहां पे आप देख रहे हैं दैट with the fall in price expenditure is falling and with the rise in price expenditure is also rising. देखिए प्राइस फॉल हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी फॉल हो रहा है एंड प्राइस राइज उल्टा अगर चलेंगे तो एक्सपेंडिचर राइज हो जाएगा. यानी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन. क्या सीखा हमने अभी तक, हमने सीखा इफ देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, इफ एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज एंड इफ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन. डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ ऐसा होता है, लाइक दिस इज हाउ योर डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ लुक्स लाइक. ठीक है, so if there is a direct relationship between price and expenditure, then we can conclude that elasticity is less than 1. So it is all about the direction in the movement. inverse relation अगर होगा then inverse relation की वजह से elasticity will be greater than 1. अगर expenditure change नहीं हो रहा है तो elasticity will be equal to 1. And if there is a direct relation then elasticity will be less than 1. तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका. ठीक है, and then coming to last one, geometric method or point method. Now when we want to calculate elasticity through geometric method, this is what the formula looks like. We have to once again consider the ratio, but this time we are going to consider the ratio of the line segment. ठीक है, जिस भी पॉइंट से आपको इलास्टिसिटी निकालना हो, सपोजिटली आप मान लीजिए, पहले मैं बना लेता हूं, y axis origin, x axis quantity, price. आप पकड़ लो कि you need to calculate elasticity, say this is like a straight line demand curve. This is like a straight line demand curve. And say you want to calculate elasticity of
say this particular point. I'll name it as point B. So how do we calculate the elasticity? What are we going to do is we are going to take the lower segment from the point जहां से निकालना है. लोअर सेगमेंट मतलब हो गया बी से लेके नीचे तक का, इसका कुछ नाम रख देते हैं E, एंड अपर लाइन सेगमेंट इसका भी कुछ नाम रख देते हैं A. ठीक है. सो लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट करने से हमें हमारा इलास्टिसिटी मिल जाएगा. सो यहाँ लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी कैसे निकलेगा, LS लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट कितना है BE बाय अपर सेगमेंट कितना है BA. as we can see over here that the BE portion, that is lower segment, is greater than upper segment BA. न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, BE is greater than BA. एंड अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो वी कैन कंक्लूड फ्रैक्शन में कि इलास्टिसिटी का वैल्यू ओवर हियर विल बी ग्रेटर देन 1, EP विल बी ग्रेटर देन 1. सो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. सिमिलरली हम लोग हर एक पॉइंट का इलास्टिसिटी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, पॉइंट A के लिए, B के लिए, C के लिए, D के लिए और E के लिए, जो यहाँ पे कैसे निकाला हुआ है. जैसे पॉइंट A पे लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा A to E बाय अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा 0. देयर इज नो अपर सेगमेंट क्योंकि वो ओरिजिन पे आ गया है. सो AE बाय आई थिंक A 0 बोलना चाह रहे हैं, हाँ AE बाय, या फिर आप 0 भी बोल सकते हो, दैट देयर इज नो अपर सेगमेंट. इन दैट केस एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी. सो यहाँ पे इलास्टिसिटी का वैल्यू at point A elasticity will be equal to infinity. Coming to point C, C पे क्या है, लोअर सेगमेंट हो जाएगा CE बाय अपर सेगमेंट हो जाएगा CA, एंड C इज इन द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट में होने की वजह से वो लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को दोनों बराबर हिस्सा में बांट दे रहा है CE बाय CA करके. तो यहाँ पे इलास्टिसिटी का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 1. पॉइंट D पे DE बाय DA, DE is your lower segment, DA is your upper segment. So हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे lower segment is छोटा, numerator is छोटा, denominator is बड़ा. So we can conclude elasticity is less than 1. And point E पे it is, we do not have any lower segment. So 0 by upper segment is E to A. 0 by E to A. So 0 divided by anything is 0. So elasticity का value is 0 over here. So this is how we calculate elasticity in case of point method, by considering the lower segment from the point where we want to calculate the elasticity by upper segment. ठीक है. And in case अगर हमारा डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होके, ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, लीनियर डिमांड कर्व है, ठीक है, you can see it is written over here that when we are calculating elasticity for the linear demand curve, that is straight line demand curve. But if we want to calculate the elasticity for a non-linear demand curve, which is not a straight line demand curve, say for example y-axis origin, x-axis quantity, price. Say supposedly we want to calculate elasticity for a demand curve which looks like this. How do we calculate the elasticity for this demand curve? All we have to do is just draw a tangent. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक tangent ड्रॉ कर लेंगे. tangent आई होप आपको पता होगा tangent किसको बोलते हैं हम लोग. tangent वो होता है जो कि एक नॉन लीनियर कर्व को इंटरसेप्ट करके बनाया जाता है. दिस इज कॉल्ड अ tangent. सो वी ड्रॉ tangent, उसका कुछ नाम रख दो, जैसे पॉइंट B नाम रख दिया. अगेन वंस अगेन एंड पॉइंट का कुछ नाम रख देते हैं, से पॉइंट E, एंड ऊपर वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं, से पॉइंट A. अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है समवेयर मिड पॉइंट पे आ रहा है, पॉइंट B, राइट. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट B विल बी लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, सेम तरीका से लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट व्हिच इज BE by BA, and as we can see that BE over here is equal to BA, लगभग दोनों बराबर ही लग रहा है. So we can conclude that elasticity will be equal to 1 at this point. EP will be equal to 1. So all we have to do is we just have to draw a tangent. ठीक है, keyword is all we have to do is just draw a tangent corresponding to demand curve. Draw a tangent corresponding to demand curve to calculate elasticity, and it is the same way जिससे आपका elasticity आ जाएगा. Now coming to factors, last topic है हमारा, कौन कौन से factors है जो कि elasticity को impact करेंगे, यानी डिसाइड करने में हेल्प करेंगे whether the demand for the product will be elastic in nature. Elastic means consumer will be price sensitive or consumers will be price insensitive. That is determinants of elasticity or factors affecting elasticity of demand. Starting off with the first point, which is आपका availability of substitute.
अगर कोई भी प्रोडक्ट का मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो आप खुद सोचिए अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो आप तुरंत स्विच ओवर कर जाओगे, दूसरे चीपर ऑल्टरनेटिव के पास चल जाओगे। इन अदर वर्ड्स यू बिकम प्राइस सेंसिटिव, सो इलास्टिक डिमांड होगा। सो इफ देयर आर मोर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल इन द मार्केट, इलास्टिक डिमांड, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट ना हो, फ्यूअर हो या नो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, इन दैट केस इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द कमोडिटी, किस कैटेगरी का कमोडिटी है। हमने सीख लिया नेसेसिटीज का डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होता है, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज का डिमांड हमेशा इलास्टिक होता है, राइट? क्योंकि लग्जरीज को बाद में खरीद सकते हैं, कंफर्ट को बाद में खरीद सकते हैं, बट नेसेसिटीज अवॉइडेबल नहीं है, उनको खरीदना ही पड़ेगा। सो नेसेसिटीज का डिमांड इज इन इलास्टिक, जबकि कंफर्ट एंड लग्जरीज का इट इज टुवर्ड्स द इलास्टिक साइड। कमिंग टू नेक्स्ट वन, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, आप कितना इनकम स्पेंड करते हो। अगर कोई ऐसा गुड है जिसमें आपका बहुत ज्यादा इनकम स्पेंड होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने में बहुत ज्यादा इनकम स्पेंड होता है, बोल के यू आर वेरी सेंसिटिव टू द प्राइस, यू आर वेरी माइंडफुल एंड कॉशियस अबाउट यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी माइंडफुली, कि आप वेस्ट ना करो। ठीक है, सो डिमांड इलास्टिक बन जाता है इफ योर मेजर प्रपोर्शन ऑफ इनकम जा रहा है तो। वहीं ऑन द अदर हैंड इफ यू बेयरली स्पेंड एनीथिंग, सॉल्ट के ऊपर आप 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए खर्चा करते हो, अब उसमें थोड़ा सा प्राइस और बढ़ जाए, अगर 12 का 13 हो जाए, 13 का 16 हो जाए, इट हार्डली अफेक्ट्स योर पॉकेट। सो इन दैट केस योर डिमांड विल बी inelastic. So the larger you spend on a commodity, the more sensitive you are towards the price, and the lesser you spend on a commodity, the less sensitive you are towards the price. Coming to next, number of uses. If a commodity has multiple uses, in that case you will become price sensitive. क्योंकि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो आप उस प्रोडक्ट को सिर्फ अर्जेंट यूज या मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज के लिए ही इस्तेमाल करोगे, एंड अगर कोई प्रोडक्ट का स्पेसिफिक यूज है, मतलब उसके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं है, देन इन दैट केस योर डिमांड बिकम्स इनइलास्टिक, बिकॉज नो मैटर व्हाटसोएवर द प्राइसेस, उस पर्पस के लिए मेरे को वो प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सो जितना ज्यादा यूज उतना इलास्टिक डिमांड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा यूज है बोल के योर डिमांड इज इलास्टिक। कमिंग टू टाइम फैक्टर, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो होता है जिसमें प्रोडक्शन इमीडिएटली मार्केट में नहीं आ पाता है, जैसे आप कोविड का एग्जांपल ले लीजिए, जब कोविड आया इमीडिएटली सैनिटाइजर्स का मार्केट में सप्लाई नहीं बढ़ाया जा सकता था, सो मार्केट में शॉर्टेज हो गया। सो इन दैट शॉर्ट पीरियड कंज्यूमर्स आर एंटिसिपेटिंग फर्दर शॉर्टेज के आगे सप्लाई मिले ना मिले, इसीलिए नो मैटर व्हाटसोएवर द प्राइसेस खरीद लो अभी। सो शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक बन गया, बट वहीं लॉन्ग रन में जब प्रोड्यूसर्स के पास टाइम होता है कि वो लोग प्रोडक्शन करके सप्लाई दे सके मार्केट को, यानी मार्केट में लॉन्ग रन आते आते ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑल्टरनेटिव आ जाते हैं, सो कंज्यूमर लॉन्ग रन में प्राइस सेंसिटिव बन जाता है, यानी इलास्टिक डिमांड हो जाता है। सो शॉर्ट रन में इनइलास्टिक डिमांड, लॉन्ग रन में इनइलास्टिक डिमांड, बिकॉज शॉर्ट रन में ऑल्टरनेटिव ज्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, लॉन्ग रन आते आते ऑप्शंस आ जाते हैं मार्केट में। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट वन, पोस्टपोनमेंट। कैन यू पोस्टपोन योर डिमांड? यस, इफ यू कैन। अगर आप मरे नहीं जा रहे उस प्रोडक्ट को लेने से, इन दैट केस यू बिकम प्राइस सेंसिटिव। इफ द प्रोडक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ, बाद में खरीदूंगा। बट इफ यू कैन नॉट पोस्टपोन योर डिमांड, लाइक मेडिसिन है, सो अगर अभी मेडिसिन महंगा है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 2 महीना बाद खरीदूंगा जब सस्ता हो जाएगा, यू हैव टू बाय इट। सो इफ यू कैन पोस्टपोन, देन इलास्टिक डिमांड। इफ इट इज अर्जेंट एंड पोस्टपोन नहीं हो सकता है, देन इनइलास्टिक डिमांड। हैबिट्स, इफ द कंज्यूमर्स आर हैबिचुएटेड, अब कोई है किसी को सिगरेट पीने का आदत लगा हुआ है या किसी को अल्कोहल कंज्यूम करने का आदत लगा हुआ है, नो मैटर व्हाटसोएवर द प्राइस इज, फॉर अ स्मोकर एंड ड्रंकर्ड दे आर एडिक्टेड टू दैट प्रोडक्ट, वो लोग कोई भी प्राइस चुका के परचेस करेगा ही करेगा। सो इन अदर वर्ड्स टैक्सेस लगाना या प्राइस बढ़ा देना उनको डिस्करेज नहीं करेगा, सो डिमांड विल रिमेन इन इलास्टिक इन दैट केस। ठीक है, इफ यू आर habituated to a product, in elastic demand, but if you can shape or mold or alter or change your habit, then it will be elastic demand. So this is your summary, आपका determinant करा दिया, and with this we complete your elasticity of demand in one shot. I hope you would have understood the chapter. If you want even more detailed explanation than this, then last year के आप elasticity के videos को देख सकते हो, जहां पे 3 पार्ट में उसको कंप्लीट कराया है। I hope you're liking my content. If you are, do let me know in the comment section down below. If there is anything else that you would want me to help you with, please let me know in that comment section down below. वो भी आप बता दीजिए। आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं, वो भी मुझे बता दीजिए, ताकि I can plan out my videos accordingly. And if you are liking the way I'm teaching, please don't forget to show your support by liking, sharing, subscribing to this YouTube channel. I'll see you very soon in my next video. Till then, keep studying, keep smiling. Take care. Bye-bye.